वेलकम बैक। आगाज में आपको बताएं, हुकूमत की मुबैना इंतकामी कार्रवाई। पीटीआई सेनेटर डॉक्टर जरका के 2 क्लिनिक सील कर दिए गए। लाहौर में गुज़श्ता रात डॉक्टर जरका के क्लिनिक्स पर छापे मारे गए। महकमे सेहत ने बगैर वार्निंग उनके क्लिनिक सील कर दिए। वज़ीर दिफा की खवातीन से मुताल्लिक गैर अखलाकी तकरीर पर डॉक्टर जरका ने उन्हें आड़े हाथों लिया था। डॉक्टर जरका कहती हैं नून लीग का स्टाइल ही गुल्लू बट और गुंडागर्दी है, इनसे इज्जत से जवाब नहीं दिया गया। हो सकता है कल गिरफ्तार भी कर लें। 18 दिन रह गए हैं, बेहतर है इज्जत से चले जाएं। बहुत अफसोस के साथ कि ये कोई दलील दें, कोई बात करें, इन्होंने फौरन अपना जो इनका स्टाइल है उसमें आज जाके मेरे 2 क्लिनिक हैं लाहौर में, उन्होंने कहा सबसे पहले ये डॉक्टर है, इसका जरिया माश पकड़ो। तो दोनों क्लिनिक्स में जाके उन्होंने टीम्स भेजी और दोनों क्लिनिक्स को सील करा दिए। कभी डॉक्टर नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, बहाने तो 100 हैं। मैंने उनसे पूछा कि और किसी क्लिनिक में आप गए हैं? हाँ जी हाँ, कहीं और नहीं गए, हमारे साथ 5 क्लिनिक और हैं। दोनों क्लिनिक्स में इकट्ठे लोग आए हेल्थ केयर कमीशन की तरफ से। तो ये इनकी खासा है, गुल्लू बट और गुंडागर्दी। उनसे ये नहीं लिया गया कि कोई खातून में इतनी जुर्रत हो कि वो इज्जत से उनका जवाब दे। मैंने उनकी भी इज्जत रखी, लेकिन आदत नहीं है ना। ऊपर से ये कि अब कल मुझे कोई गिरफ्तार करने भी आ जाएगा, कोई जाली FIR भी हो जाएंगी, तो ठीक है, करें जो करना है। कोई हद होती है, अपने आप को एक्सपोज ना करें। 18 दिन रह गए आपकी हुकूमत की। मेरा ख्याल है इज्जत से चलें तो आपके लिए भी बेहतर है, हमारे लिए भी बेहतर है। लेकिन आप इस वक्त ताकत में 18 दिन और तो कर लें जो करना। डॉक्टर जरका के क्लिनिक में डेंगू लार्वा मिला, महकमा सेहत का मौक़िफ़। बयान में कहा गया छापे के वक्त डॉक्टर जरका क्लिनिक पर नहीं थी। डेप्यूटी डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर का कहना है FAC 5 लड़कियां क्लिनिक चला रही थीं। क्लिनिक में पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का लाइसेंस भी नहीं था। क्लिनिक सील करके थाना डिफेंस A में दरखास्त दी। डेंगू कंट्रोल एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इस तमाम मामले पर बात करने के लिए सेनेटर डॉक्टर जरका हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहिबा, बहुत शुक्रिया एयरवाई को आपने वक्त दिया। मोहतरमा, कहा यह जा रहा है हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से कि आप जो क्लिनिक है उस पर मौजूद नहीं थी और FAC 5 लड़कियां ये क्लिनिक चला रही हैं। आप क्या कहती हैं इस पर? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरा एस्थेटिक क्लिनिक है, इट इज नॉट अ वॉक इन आउट पेशेंट क्लिनिक। उसमें हमारे डॉक्टर्स बाय अपॉइंटमेंट आते हैं। मैं तो सेनेट में बैठी हूँ, मैं जॉइंट सेशन था आज हमारा, तो वहां पे जो डॉक्टर्स आते हैं वो अपनी अपॉइंटमेंट से आते हैं। दिन में 2 घंटे 4 घंटे इसी तरह आते हैं और उस दौरान उनके क्लाइंट्स आते हैं। तो इस तरह का तो कोई चक्कर नहीं है कि जी कोई किसी डॉक्टर ने किसी पेशेंट को देखा। अच्छा, मैं आपको मजे की बात बताऊं कि मैंने फिर जो मिनिस्टर हैं हेल्थ के पंजाब के डॉक्टर जावेद अकरम, उनसे मैंने फोन किया। मैंने उनसे कहा कि सर ये हुआ है तो आप बताइए कि किस मद में आपने किया है। जो कागज उन्होंने 2 हमें दिए हैं उन पे एक प्रिंटेड फॉर्म है जिसपे ऊपर हेल्थ केयर लिखा हुआ है, नीचे किसी ने साइन नहीं किया और ऊपर कोई वजह नहीं लिखी। हमारे जिस अकाउंटेंट को उठाया उसके खिलाफ। अच्छा डॉक्टर साहिबा, आप ये कह रही हैं कि डॉक्टर साहिबा आप ये कह रही हैं, कता कलामी की माफी चाहूंगी, आप ये फरमा रही हैं कि उन्होंने कोई वजह नहीं लिखी, लेकिन जो वजह बताई जा रही है वो ये कि डेंगू का लार्वा मिला है क्लिनिक से। जी वो तो देखिए ना, इनके पास तो ये एटम बॉम्ब भी निकाल सकते हैं, इनके लिए कौन सा मुश्किल है। जाली काम करना तो इनका खासा है। आप देखिए जो उन्होंने कागज दिए हैं वहां पे, जो डॉक्यूमेंट उन्होंने दिया है उस डॉक्यूमेंट पे तो उन्होंने कुछ नहीं लिखा। मैं आपको अभी व्हाट्सएप करती हूँ उसकी कॉपी। दूसरी बात ये कि जो मेरी बात हुई है मिनिस्टर हेल्थ साहब से, उन्होंने कहा जी हमारा कोई अमला नहीं कहीं गया। हेल्थ केयर कमीशन के साथ मेरी आज मीटिंग हुई है, फिर उन्होंने मुझे कॉल बैक किया और उन्होंने कहा जी हमारी कोई बंदा नहीं गया, ये इन्होंने अपना कोई भेजा है। वहाँ अच्छा, डॉक्टर साहिबा LDA की जानिब से भी, यानी लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी की जानिब से भी आपका क्लिनिक सील किया गया और उनका मौक़िफ़ ये है कि आप रिहायशी इलाके में अपना क्लिनिक चला रही थी। मैडम क्या बात कर रही हैं? एक क्लिनिक कमर्शियल एरिया में, दूसरा गुलबर्ग में है, LDA से अप्रूव्ड है, LDA उसका टैक्स लेता है। ये बातें देखिए जी, ये इनकी बातें हैं, ये 2000 बातें करते हैं। इन्होंने 170 केस इमरान खान साहब पे बुला दिए, तो मैं उनके लिए तो बड़ी स्मॉल फ्राई हूँ, लेकिन ये इनकी ज़हनियत की अक्कासी है। लीगल एक्शन तो हम भी इनके साथ ले लेंगे, कर लें जो इन्होंने झूठे और काम करने। ठीक, कैसी बात कर रहे हैं हमारे साथ? डॉक्टर साहिबा आप ये फरमा दीजिएगा, आपने बताया कि एस्थेटिक क्लिनिक है, ये भी कहा जा रहा है कि पंजाब हेल्थ केयर कमीशन का लाइसेंस नहीं था, तो क्या एस्थेटिक क्लिनिक चलाने के लिए ये हेल्थ केयर कमीशन का लाइसेंस जरूरी नहीं होता, या आपके पास लाइसेंस है और हेल्थ डिपार्टमेंट की जानिब से गलत बयानी की जा रही है? देखिए जी, we are registered with, I am registered with PMDC. We have, the clinic is registered with PRA. It is registered with the FBR. It is registered with all the authorities. ये रोज इनके नए कहानियां हैं, ये इस तरह की निकालते रहेंगे तो निकालते रहें, हम इनको लीगली जवाब दे देंगे।
फर्जी कहानी है। जी ठीक है, आपका मौकफ सामने आ गया। डॉक्टर ज़रका साहिबा, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की खवातीन से मुताल्लिक तौहीन आमेज़ गुफ्तगू, सेनेटर डॉक्टर ज़रका ने उन्हें सख्त जवाब दिया था। दोनों में क्या तल्ख कलामी हुई थे, आइए देखते हैं। पाख्ता औरतों को चेस्टिटी के ऊपर लेक्चर देने की जरूरत नहीं होती, पहले अपना दामन देखें, उसके बाद पाक दामनी के ऊपर हमें लेक्चर दें। ये बाकियात है, खंडरात है उनके, कूड़ा करकट को मैं एक्सपंज करता हूं, व्हिच हैज टू बी क्लीन। एक हमारे बड़े ऑनरेबल मेंबर ने कहा कूड़ा क्रिकेट, दूसरे ऑनरेबल मेंबर ने कहा गाली गलोच, तीसरे ऑनरेबल मेंबर ने कहा भौंकना। मैंने तो इस तरह के अल्फाज ना अपने घर में सुने, ना अपनी तरबियत में सुने, ना अपनी एजुकेशन में सुने। मैंने कोई बात की तो फिर ये ख्वातीन बन जाएंगी, कहेंगे जी हम ख्वातीन हैं, ये कैसी बातें कर रहे हैं। जब हम बात करते हैं तो एक उंगली दूसरे की तरफ, चार अपनी तरफ होती हैं। अगर हम अपने आप को काबिले इज्जत नहीं समझते तो हम किसी और की भी इज्जत इसीलिए नहीं करते। जिस शख्स को औरतें डिफेंड करें उसकी जुर्रत और बहादुरी क्या होगी? अपनी इज्जत अपने हाथ में होती है, ऐसी बातें ना कहें, हमारे मुंह में भी जबान है। साइफर तहकीकात में चेयरमैन पीटीआई को जेईटी ने 1 अगस्त को तलब कर लिया है। नोटिस जारी 1 अगस्त को दोपहर 12 बजे एफआईए हेडक्वार्टर्स तलब किया गया है। मजीद क्या तफसीलात हैं ये जानते हैं जुल्करनैन हैदर से। जुल्करनैन, बताइए इस बारे में। साइफर केस में एफआईए के जो इंचार्ज दहशतगर्दी विंग है उनकी जानिब से एक और तलबी का नोटिस जो है चेयरमैन पीटीआई को जारी किया गया है, जिसमें कहा गया है कि वो 1 अगस्त को दिन 12 बजे एफआईए हेडक्वार्टर पेश हों। उसमें ये भी कहा गया है कि इससे पहले जो है बुलाया गया था, उन्होंने अपनी जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कराई थी। अब जो मौजूदा रिकॉर्ड है और फिर कुछ जो बयानात रिकॉर्ड किए गए हैं, शवाहिद हैं, उनकी बेस पर मजीद जो सवालात हैं वो भी उनसे करने हैं। तो उनको कहा गया है कि दोबारा वो पेश हों 1 अगस्त को। अगर वो पेश ना हुए तो फिर एकतरफा तौर पे उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। समन जो है अब उनको भिजवा दिया गया है। ठीक है, पेश ना होने पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। अपडेट कर रहे थे जुल्करनैन, शुक्रिया। कराची के पोश इलाके में मुसल्ला अफराद की फायरिंग, रुकने सिंध असम्बली असलम अबड़ो के वकील, भाई और भतीजा जाँ बहक, 2 अफराद जख्मी। पुलिस के मुताबिक गाड़ी को ताक़ुब करके निशाना बनाया गया। डीआईजी इरफान बलोच की क़यादत में तहकीकाती टीम तश्कील दे दी गई। साउथ इरफान बलोच की निगरानी में टीम तश्कील दी गई है। टारगेट किलिंग का एक इंसिडेंट है। कराची में फिर टारगेट किलिंग, रुकने सिंध असम्बली के वकील भाई और भतीजे का कत्ल, 2 अफराद जख्मी हो गए। डिफेंस में मोटरसाइकिल सवार दहशतगर्दों ने पीटीआई के मुनहरिफ एमपीए असलम अबड़ो के भाई की गाड़ी पर अंधाधुंध फायरिंग की। एक करोड़ा गाड़ी थी, इसमें 4 बंदे थे और 2 बंदे स्कूटर पे थे। 5 के पास कलेक्शन थी, एक बंदे के पास पिस्टल था। 50 राउंड चलाए इन्होंने। भतीजा वो ड्राइव कर रहा था, हाई पर आगे बैठा हुआ था। टारगेट इन्होंने 2 लोगों की है। जो भी हुआ है बड़ी प्लानिंग के साथ है। हमारी पुरानी दुश्मनी किसी के साथ नहीं है, एक साजिश हुई है। गाड़ी में सवार अफराद डिफेंस खयाबान शमशीर से डिफेंस फेज 7 जा रहे थे। फायरिंग से गाड़ी की विंड स्क्रीन टूट गई। अतराफ में लगभग 2 दर्जन से ज्यादा गोलियां लगी। पुलिस का कहना है गाड़ी को ताक़ुब करके निशाना बनाया गया। बेसिकली खयाबान शमशीर से अपने घर से यहाँ इस तरफ आ रहे थे तो पीछे से इनको किसी ने फॉलो किया और उसके बाद यहाँ पर इस तरह का अफसोसनाक वाक़या हुआ है। गाड़ी में 5 बंदे सवार थे। 2 किस्म के हथियार कम से कम इस्तेमाल हुए हैं। एक तो बड़े जिसको हम लॉन्ग रेंज वेपन कहते हैं वो, और दूसरा बाकी 9mm के भी फॉल मिले हैं। लगता ऐसा ही है कि इसमें 1 से ज़ायद मोटरसाइकिल का इस्तेमाल है। फायरिंग में एडवोकेट अकरम अबड़ो और उनके बेटे समेत 4 अफराद जख्मी हुए, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहां एमपीए के भाई और भतीजे ने दम तोड़ दिया। रुकने सिंध असम्बली असलम अबड़ो के भाई और भतीजे को ऐसी जगह निशाना बनाया गया जहां आबादी नहीं, सड़क पर ट्रैफिक की रवानी भी कम होती है। पूरी सड़क पर किसी भी जगह सीसीटीवी कैमरे नहीं लगे हुए। मजीद तफसीलात बता रहे हैं हमारे नुमाइंदे सलमान लोधी। उस मुकाम पर मौजूद हूँ जहाँ पर अकरम अबड़ो और शहरियार अबड़ो इनको फायरिंग करके कत्ल किया गया था। क्राइम सीन यूनिट इस वक्त भी यहाँ पर मौजूद है और वक़ुआ से खोल इकट्ठे करने का काम किया जा रहा है। 50 से ज़ायद गोलियों के खोल मिले हैं। एक और चीज़ पुलिस को जो मिली है, गाड़ी के अंदर की जो तलाशी ली गई तो गाड़ी के अंदर भी 30 बोर हथियार यहाँ पे मौजूद था। अलबत्ता गाड़ी के अंदर जो हथियार मौजूद था उससे कोई गोली नहीं चलाई गई। पुलिस कहती है कि तमाम के तमाम गोलियाँ एतराफ़ से चलाई गई थी। आप गाड़ी के भी चारों तरफ देख सकते हैं, फ्रंट से फायरिंग की गई, दोनों एतराफ़ से फायरिंग
फायरिंग की गई। 50 से ज्यादा गोलियों के खोल मिले हैं, 9mm गोलियों के खोल कम मिले हैं। पुलिस कह रही है 222 बड़े हथियार के राइफल के गोलियों के खोल ज्यादा मिले हैं। पुलिस को शुबा है कि हमलावरों ने बाकायदा प्लान करके ये अटैक किया, क्योंकि ये वो शहर है जहाँ पर कोई भी CCTV फुटेजेस नहीं लगे हुए। अब पुलिस कहती है कि जियो फेंसिंग की जाएगी। कुछ अफराद जो बैक साइड पे बैठे थे महफूज रहे, उनका बयान पुलिस ने रिकॉर्ड कर लिया है। उन्होंने बताया हमलावरों की तादाद 6 थी, जिन्होंने चारों एतराफ से आकर अंधाधुंध फायरिंग की। कराची के इलाके कोरंगी में एक्शन फिल्म के मनासिर। पुलिस मुकाबले में 2 डाकू मारे गए। पुलिस के पहुंचने पर डकैतों ने बुजुर्ग मियां बीवी को यरकमाल भी बना लिया। कांस्टेबल वकार ने बहादुरी दिखाई और डाकुओं से मुज़ाकरात किए। दोनों डाकुओं के मारे जाने पर शहरियों ने खुशी के नारे लगाए। फायरिंग में एक पुलिस एहलकार हाजिर बख्श जख्मी भी हो गया। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। निगरान वजीर आजम की इख्तियारात में इजाफा, पार्लियामेंट ने मंजूरी दे दी। इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में मंजूर कर लिया गया है। इसी मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है माहिर कानून बैरिस्टर अबूजर सलमान नियाजी। बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया सर रियावाई को अपने वक्त दिया। निगरान हुकूमत की इख्तियारात में अब तक तो ये था कि इंतखाबात कराने की पाबंद होती थी, लेकिन अब ये जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल मंजूर किया गया है, क्या कहते हैं, क्या ये आइन से मुतसादम नहीं है? आइन से मुतसादिम ये बिल्कुल है, लेकिन इनको समझने के लिए पहले आप ये देख लें कि जो इलेक्शन एक्ट 2017 का आपका जो उसका सेक्शन 230 था, वो क्लियरली कहता था कि जो निगरान वज़ीर आज़म होगा, जो निगरान हुकूमत होगी, बेशक प्रोविंशियल हो या फेडरल हो, उसकी वो सिर्फ कर सकता है ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ इवेंट्स में मेक शिफ्ट अरेंजमेंट, जो ऑर्डिनरी मैटर्स है उसमें फैसले कर सकती है। इससे ज्यादा उसके पास कोई पावर नहीं होती। और यही आपकी आइन की शिक जो आर्टिकल 224A है, वो भी केयर टेकर गवर्नमेंट का जब कॉन्सेप्ट देता है तो उसका मतलब यही होता है कि वो एक केयर टेकर गवर्नमेंट है। इस वजह से वो केयर टेकर कहते हैं कि वक्ती तौर पे हम इसको सिर्फ ऑर्डिनरी फंक्शंस के लिए मेजर फैसले ना करें, पॉलिसी डिसीजन ना करें। इस वजह से हम उसको लेके आ रहे हैं और उसका एक ही काम है, वो है इलेक्शन कमीशन की मदद करना कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराए, उनको वर्क फोर्स प्रोवाइड करे, फंड्स प्रोवाइड करे, जो भी फैसले नॉर्मल रूटीन में आपने लेने हैं। अब जो ये अमेंडमेंट आई है, देखिए पिछले कानून में तो लिखा हुआ है 230(1) और 230(2) के अंदर कि मेजर पॉलिसी डिसीजंस नहीं ले सकते और ऐसे फैसले नहीं कर सकते जिससे आप आने वाली हुकूमत को पाबंद कर दें, वो रिवर्सिबल ना हो। अब इन्होंने नया क्लॉज ऐड कर दिया 2A, जिससे इनको बेशुमार पावर्स मिल गई हैं कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेस अगर एग्जिस्ट करते हैं तो मेजर पॉलिसी डिसीजन ले सकते हैं। और उसमें उन्होंने बता भी दिए हैं कौन से कानून ये चैलेंज हो सकता है किसी फोरम पे? अब देखें, बिल्कुल चैलेंज हो सकता है। आपके ये हाई कोर्ट में भी जो कानून बनता है, अगर वो आइन से मुतसादिम हो तो आर्टिकल 199 के नीचे आपके हाई कोर्ट में चैलेंज हो सकता है और आर्टिकल 184(3) में सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज हो सकता है। और उसका ग्राउंड यही होता है कि ये आइन की एक शिक के साथ मुतसादिम है। अब अगर आप देख लें, आपका आइन का जो प्रियम्बल है, अनुवान जहां से स्टार्ट होता है, वो ये कहता है जो भी पॉलिटिकल ऑर्डर इस्टेब्लिश होगा वो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी, जो लोगों की चूज हुई गवर्नमेंट होगी और वही उनके फैसले करेगी। पॉलिटिकल ऑर्डर विल ऑफ द पीपल से इस्टेब्लिश होगा। और आर्टिकल 224 से भी ये इन कॉन्फ्लिक्ट है, 224A से भी इन कॉन्फ्लिक्ट है। सो बिल्कुल चैलेंज होना चाहिए। इंटरिम गवर्नमेंट को इस तरह की अगर पावर्स देंगे, ना तो वो अकाउंटेबल है, ना रिस्पॉन्सिबल है। आप ये कह रहे हैं कि इसको किसी भी फोरम पर चैलेंज किया जा सकता है नियाजी साहब, लेकिन ये कहिएगा आपको क्या लगता है कि इसके पीछे क्या अगराज़ मकासद हो सकते हैं? क्यों ये किया गया? एक बाइख्तियार निगरान हुकूमत बनाना क्या नई आने वाली हुकूमत की मुश्किलात में इजाफा नहीं करेगी? देखें, मुश्किलात में तो इस तरह इजाफा करेगी कि वो अगर कुछ ऐसे फैसले कर जाए जो आने वाली हुकूमत उनको अनडू ना कर सके, या आने वाली हुकूमत अपनी पॉलिसी, अपने मैनिफेस्टो रिप्रेजेंट ना कर सके। अगर वो उस पर कुछ मेजर इकोनॉमिक आपकी चेंजेस लाना चाह रहे हैं, बिल्कुल उनको पाबंद कर देगी। और उसके अलावा इनके पास मैंडेट नहीं है, देखिए, लाने का ये मैंडेट ही नहीं है इनके पास कि इस तरह के फैसले करने का। आइन नहीं देता ऐसा मैंडेट एक नॉन इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को या उसकी कैबिनेट को कि इस तरह के फैसले करें। आइन कहता है जो लोगों के नुमाइंदे होंगे वो ही फैसले कर सकते जिससे उनकी जिंदगी पे असर पड़े या उनकी लाइफ अफेक्ट हो रही हो। सो जैसे ये इस तरह की आईनी तरमीम आपने समझे, आपने प्राइम मिनिस्टर जो है इंटरिम, उसको आपने बादशाह बना दिया है, क्योंकि इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर तो आंसरेबल होता है, लोगों को अकाउंटेबल होता है। ये तो आंसरेबल नहीं होता, इसने जाके जवाब किसको देना है। तो इस वजह से ये बड़ी बदकिस्मती की बात है। हुकूमत के पास मैंडेट नहीं होगा जो निगरान वजीर आजम होगा, इसलिए आप हमारे साथ मौजूद थे। नियाजी साहब, आपके वक्त का बेहद शुक्रिया।
اور وفاقی کابینہ نے آفیشل سیکرٹ ایکٹ 1923 میں ترمیم کی منظوری دے دی ہے. اظہر فاروق ڈپٹی بیورو چیف اسلام آباد ہمیں اس متعلق آگاہ کریں گے. بتائیے اظہر. جی وفاقی کابینہ نے آفیشیل سیکرٹ ایکٹ 1923 میں ترمیم کی منظوری دی ہے. ترمیم کے تحت آفیشیل سیکرٹس کو جدید تقاضوں کے مطابق ہمانگ کیا جائے گا. آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت FIA کو بطور تحقیقاتی ادارہ شامل کیا جائے گا، جبکہ جو منظوری دی گئی ہے اس کے تحت بڑے تحقیقاتی اداروں کے کردار اور اداروں کے درمیان کوارڈینیشن کو مزید مربوط بنانے کا فریم ورک بھی شامل ہے. اس کے ساتھ ساتھ خفیہ اہم معلومات کی تحقیقات کے لیے JIT کی تشکیل کے کردار کو بھی شامل کیا جائے گا اور قومی سلامتی سے متعلق اہم معلومات کو مزید محفوظ بنانے کے اقدامات بھی کیے جائیں گے. کیبنٹ نے اس کی منظوری دی ہے اور اب یہ پارلیمنٹ میں جائے گا. باضابطہ طور پر وہاں پر پارلیمنٹ اس بل کی. ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا سر. واپس آئیں گے اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. کولمبو ٹیسٹ میں پاکستان کی پوزیشن مضبوط، 5 وکٹوں پر 563 رنز بنا دیے. قومی ٹیم کو پہلی اننگز میں 397 رنز کی برتری حاصل. عبداللہ شفیق نے کیریئر کی پہلی ڈبل سینچری بنائی. آغا سلمان نے بھی سینچری سکور کی. مزید خبریں اس بریک کے بعد. ویلکم بیک. بھارتی اداکارہ اروشی روٹیلا پاکستان کے فاسٹ بالر نسیم شاہ کا پیچھا نہیں چھوڑ رہی. اروشی کولمبو بھی پہنچ گئیں. نسیم شاہ 150 کلومیٹر دور ٹیسٹ میچ کھیل رہے ہیں. بھارتی اداکارہ نے گلدستے کی تصویر شیئر کی اور بتایا کہ وہ بھی کولمبو میں ہے. اب تک کے لیے اتنا ہی. آپ دیکھتے رہیے ARY نیوز.